अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबाना अवाना। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इसराइल के दिफाई हिसार के पर खिंचे उड़ा दिए गए वाइट हाउस के सियासी ढोंग की और पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना सालिसी के हवाले से। तो नाज़रीन, मजलूमों की पुकार रंग ला रही है। तल अबीब की गली कूचियों में सुनाई देने वाली चीखें गवाही हैं कि अब खामोशी टूट चुकी है। ईरान ने एक बार इसराइल, बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान की जानिब से बरसाए गए मिसाइलों और ड्रोन्स ने इसराइल के नाम नेहाद न काबिल तस्खीर दिफाई निज़ाम आयरन डोम के परखचे उड़ा दिए हैं। बनी बराक की तबाह इमारतें और मलबे का ढेर इस बात की अलामत है कि अब जालिम का गरूर खाक में मिलने वाला है। ईरानी हमले जबर के खिलाफ ईरान जंग है, क्योंकि इसराइल दिहाइयों से मासूमों का खून बहा रहा है और अब अमेरिका के फौजी अड्डे भी महफूज नहीं रहे, जो मुस्लिम सरजमीनों पर बैठकर साजिशों के ताने बुने जाते रहे। एक तरफ बारूद की बारिश है तो दूसरी तरफ झूठ और फरेब का वो जाल है जो व्हाइट हाउस में बैठकर बुना जा रहा है। अमेरिकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात और ईरान के झुकने के दावे महज एक सियासी ढोंग हैं, जिसकी कली खुद CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहकर खोल दी है कि वो ट्रंप से ज़्यादा तेहरान के मौके पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप इंतज़ामिया से बात नहीं कर रहा। पासराने इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया कि गैरतमंद कौमें अपने दिफा पर समझौता नहीं करती और ना ही किसी अमरीकी डिक्टेशन पर दस्तखत करेंगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुर्दा मातम तो खुद दुनिया कर रही है, क्योंकि जहां इंसाफ सिर्फ ताकतवर की लोंडी बन जाए वहां हक छीनना ही वाहिद रास्ता बचता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जॉन हुसैन साहब। जॉन साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अभी हमने देखा कि ईरान की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया अमेरिका को, इसराइल को, अब उनके पास अल्फाज नहीं है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, और जबकि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर अब नहीं आना चाहता। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरान से जो स्पीकर हैं वो आएंगे और US की जो नुमाइंदगान है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और ये मुज़ाकरात होने वाले हैं। आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कितने कामयाब होंगे और ईरान के जो मुतालिबात हैं उसके हवाले से हमें बताइएगा वो क्या हैं? देखिए, मुज़ाकरे में कोई खैर असलन ना असलन देखिए असलन ना, ये देखिए ईरानी भी बैठे हैं। मैं बता दूं इनको, इनसे पूछना आप मुज़ाकरे चाहिए, मुज़ाकरे में कोई ना आसान मुज़ाकरे में कोई दस हजार ना बड़ा ट्रम्प चीरा दारी فقط لعنت بر ترامپ مرگ بر ترامپ हाँ बात सुनाशी भी की مرگ बر जोना हाँ ठीक है, तो ये ईरानियों का मौक़िफ़ भी हमने सुन लिया। उनकी जानिब से कहना है कि मुज़ाकरात नहीं करने। जी जी जी, ईरानी खुद नहीं चाह रहे मुज़ाकरे करना, यहाँ पे आवाम नहीं चाह रही, लोग नहीं चाह रहे, अरे ना ऑफिशियल्स चाह रहे हैं। तो बिला वजह जो ये सारे ट्रम्प साहब एक दिन सुबह उठते हैं और उनको नज़र आ जाता है कि उन्होंने डील भी कर ली, उन्होंने सारी नेवी तबाह कर ली, उन्होंने एयरफोर्स भी तबाह कर ली, लॉन्चर भी तबाह कर लिए, और जब सब तबाह हो चुका है तो ये डील क्यों जा रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है। तो डील ना करें, इनको चाहिए कि ये आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपनी कश्तियाँ जो हैं वो निकालें और ईरान के अंदर जो इनका ख्वाब है रिजीम चेंज का, वो आई थिंक पूरा करें। तो मेरी नज़र में ये डील वगैरह कुछ भी, देखें ईरान की तरफ से ऑफिशियली भी स्टेटमेंट्स आए हुए हैं। मसला ये है कि ईरान की कोई बात कोई नहीं मान रहा, और वहाँ एक्सियोस की बातें सब मान रहे हैं कि कालीबाफ जो हैं वो गए हैं, उन्होंने अमेरिका से बात की है, बट ईरान की तरफ से जो भी जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितनी भी न्यूज़ है, कोई किसी को यकीन नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि ईरान इस वक्त नेगोशिएट नहीं करेगा। अब पहले से प्री कंडीशंस दी हुई हैं, अगर कोई ख़त्म होना होगा तो प्री कंडीशंस के हिसाब से अमलियात अगर अमेरिका करता है तो उसके बाद होगा, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का कि आज अगर सीज फायर कर ले तो कल 2-3 महीने बाद वो हमला ना कर दें। क्योंकि पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उनकी जानिब से ये मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया और आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को निशाना बनाया, शहीद कर दिया। अच्छा जॉन, अभी जो आबनाए हुर्मुज़ की बात की आपने, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान की जानिब से अब बाकायदा इस पर टैक्स लगा दिया गया, और दूसरा ये कि अब इस हवाले से हमें बताइएगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है कि करेंसी जो है वो डॉलर्स की बजाय ये कहा गया ईरान की जानिब से कि चीनी युआन जो है जो उसमें पेमेंट करेगा उसका जो है सारा सिलसिला आगे जाएगा, अदरवाइज ये मामलात ऐसे ही रहेंगे। जी बिल्कुल, ईरान जो है वो इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि देखें कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल US और एलाइज के लिए तो एक्सेस बिल्कुल ही बंद है,
कि जो यूएस की और उनकी इसराइल की डायरेक्टली मदद कर रहा है, उनके लिए बिल्कुल एक्सेस बंद है, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता। उसके अलावा जो मुल्क हैं यूएस के, जो सेकंड टियर एलाय हैं, जो दूसरे एलाय हैं, यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे ममालिक, उनसे जो है वो हेफ्टी फीस भी चार्ज की जा रही है, सुनने में आया है। लेकिन फिर तीसरा जो आता है वो आता है एलाइज, ईरान के अपने एलाइज या बरादर ममालिक, जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है, चाइना शामिल है, रशिया शामिल है। ये सारी कंट्रीज को एक्सेस जो है वो दूसरी तरीके से मिल रहा है। तो करेंसी के टर्म्स डिटरमिन उसी हिसाब से होते हैं कि आप कौन से टीयर में फॉल करते हैं, जो अभी नजर आ रहा है उस हिसाब से। और आई थिंक डी डॉलराइजेशन, इनको बहरहाल ये ईरानी जो है उनका गोल है कि वो डी डॉलराइजेशन करें, डॉलर को कमजोर करें, चाइना का जो युआन है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी पावर इस पूरी दुनिया में इसी तरीके से प्रोजेक्ट होती है कि वो अपने डॉलर के थ्रू अपने आप को भी स्टेबल रखता है, और जो दूसरी इकोनॉमीज पूरी टोटली डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, वो भी इस उम्मीद में रहती हैं कि अमेरिका जो है वो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि हम उनका डॉलर फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे ख्याल में मॉडल है, कंसिस्टेंसी नहीं है इसके अंदर, अभी कंसिस्टेंसी आएगी जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टर्म्स जो है वो जंग के अंदर क्लियर होंगे। एक बात तो क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा पहले था कि फ्री एक्सेस मिला हुआ है, वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि पनामा कनाल में भी चार्ज होता है और बॉस्फोरस में भी चार्ज होता है, जो सुएज कनाल है वहां पे भी चार्ज लगता है। तो ईरान अपनी मैरीटाइम बाउंड्री का जो अब तक उसने फायदा नहीं उठाया था, वो उसका फायदा उठाएगा। ठीक है। अच्छा, हम ये भी बातें सुन रहे थे कि तेहरान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी नासाज है, और हमने देखा कि आप तो अभी बैठ के चाय पी रहे हैं, वहां पर खाने की अशिया मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से क्या हकीकत है? जी, लोग यही कहते हैं कि तेहरान में जो है हालात बहुत खराब है। देखिए, नो डाउट डैमेज तो हुआ है बीमारी की, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो बिल्कुल ही क्राइसिस में हो, या हर जगह बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, हर जगह रेत हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। तेहरान खुद से बहुत बड़ा है, उसके अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब जाहिर सी बात है, हर जगह हर वक्त तो नहीं बमबारी हो रही थी, इतना बुरा हाल नहीं है। कभी कभार जैसे रात को आती हैं आवाजें कि शायद बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और अब तो बहुत कम हो गया है। कल आप देखें, कल जिस तरीके की हालत की है इसराइल के अंदर, जिस तरीके की मिसाइलें दागी हैं 80 वेव में, मुझे नहीं लगता कि अब हमले उस तरीके से कर पा रहा है अमेरिका और इसराइल। बहुत ज्यादा एयर डिफेंस पे भी कंट्रोल कर लिया ईरान ने, और यहां से हमें नजर आ रहा है कि हमले जो है वो बहुत शिद्दत के साथ जारी हैं अभी भी। अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो है वो आप बिल्कुल आप देखें तो जो है बहुत कम स्केल पे जो है हमले हो रहे हैं। दिन के अंदर 4-5 हमले जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर अब वैसे देखा जाए कंपेयर टू अर्लियर। ठीक। अच्छा, ये अब हम देख रहे हैं कि अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जो है जॉन बेनन, उनका भी कहना है कि ट्रंप के बयानात की बजाय मैं तेहरान के जो बयानात हैं उन पे यकीन रखता हूँ। वाइट हाउस की सफारती और अखलाकी शिकस्त इसमें कितनी ज़्यादा आपको नज़र आती है कि अब ट्रंप के जो अपने लोग हैं वो भी उनकी बातों पर यकीन करना बंद कर चुके हैं? कल हमने बड़ा हम बयान देखा कि रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के पास अभी ऐसे मीज़ल्स मौजूद है, ये US के पास भी मौजूद नहीं है, और वो सिर्फ इज़राइल को तबाह नहीं कर सकते बल्कि उसके साथ साथ मिडल ईस्ट पर भी तबाही बरसा सकते हैं, और वो इतने ख़तरनाक हैं कि न्यूक्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, अगर पूरी दुनिया को आपने जंग से बचाना है, तो वो ये है कि आप इस जंग को रोक दें। तो आप क्या समझते हैं, कितनी बड़ी नाकामी है ये? मैं शहरबानों, वाकई शर्म और जिल्लत की बात है कि $1 ट्रिलियन खर्च करके मिलिट्री के ऊपर आप 1 मिलीलीटर तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं निकाल पा रहे, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मैंने नेवी खत्म कर दी, मैंने लॉन्चिंग पैड खत्म कर दिए, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब इनका अपना मीडिया अब इनका इतना मजाक उड़ा रहा है। मैंने कल एक वीडियो देखी थी और लगाई भी अपनी फेसबुक पे, जहाँ पे वो कभी कह रहे हैं 42 कश्तियां थी वो टूट गई, 32 कश्तियां मैंने डुबा दी, 56 कश्तियां मतलब मुंह में जो आ रहा है नंबर वो क्रिएट करके बोल रहे हैं। ये तो हालत, और लोग इनको कहते हैं कि ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट है, ब्रिलियंट टैक्टिशियन है। देखिए, मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी डिक्लेयर, अभी तक वो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है रियल, वो अभी तक नहीं दिखाई है। और अब जाहिर है, क्योंकि हम तो ईरान से बैठ के बोल रहे हैं तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं होता, लेकिन अब जब जाहिर है रशिया ने बोल दिया तो आपकी ऑडियंस शायद यकीन करे। तो बहरहाल एक बायस नजर आता है हमें इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। वहां अवाम, अमरीकी अवाम जो है वो ट्रंप की बात नहीं मानती, और यहाँ पाकिस्तान में हम लोग जो है वो ट्रंप की बात सबसे पहले मान लेते हैं। तो इस पे जरा दुख भी होता है, लेकिन बहरहाल मैं आपके व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया तो माशाल्लाह बहुत साथ देता है, लेकिन व्यूअर्स के से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खबरें जो है वो दोनों तरफा की देखा करें, एक तरफा पे भरोसा करने का जो है वो फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जॉन, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की बात की गई, सालिसी का किरदार अदा किया गया, इसकी बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं ईरानी अवाम इसको कैसे देख रही है, पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को?
पाकिस्तान को बहुत बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं। और ईरानी और ज़ाहिर है वेलकम किया है हमेशा। 12 दिन की जंग में पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया था। लेकिन ये जो बात है, देखें शहरबानो, सालिसी और सहूलतकारी, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सालिसी तब होती है जब दोनों पार्टीज एक साथ होती हैं, और सहूलतकारी जो है वो पार्टीज के बगैर भी हो सकती है। ठीक। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी तक, क्योंकि ईरान ने आमाद की राजी नहीं हुआ है, ईरान अभी तक, पाकिस्तान कोशिश जरूर कर रहा है कि ठीक है। दोनों पार्टीज को बिठाया जाए साथ, लेकिन ईरान अभी तक राजी नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अच्छा किरदार अदा कर रहा है अपना सहूलतकारी का, जो मुज़ाकरात हैं उनकी सहूलतकारी का। लेकिन मुज़ाकरात ईरान ने जो है वो मना कर दिया है कि हम नहीं। कल रात को भी कमांडर का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि तुम जैसे से हम जैसे जो है वो कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये आप जो है वो जाके इब्राहिम, जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उनका आप बयान सुन सकती हैं। और कहा उन्होंने कि अपनी शिकस्त को मुज़ाकरात का नाम ना दो, ये भी कहा ट्रम्प को। देखिए ये स्टेटमेंट्स हमें पता है मैटर नहीं करते, पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो चलता है कि सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। एंड डिप्लोमेसी हमेशा बैकडोर कहते हैं लोग, कि चेंज रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान जो है वो ट्रेडिशनल डिफरेंट, मतलब ये एक ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है कि जिसके अंदर मुल्क जो है वो अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही सिर्फ काम कर रहा है। क्योंकि ईरान को अगर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना होता तो अभी तक सैंक्शंस की नौबत ना आती, अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते। तो ईरान जाहिर है अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है कहीं ना कहीं, लेकिन इट इज ऑल्सो अ मोरल स्टेट। ये एक निज़ामी और इनकलाबी और रैशनल और आइडियोलॉजिकल स्टेट भी है। यह बात हमें रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा हमेशा इसने जो मंतकी जो चीज नजर आती है कि फायदे, एक मुल्क के फायदे में एक चीज हो सकती है, उसके अलावा काम करके हमें दिखाया है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे बुत ईरान ने तोड़े, अभी भी ईरान बुत तोड़ रहा है और आगे भी ईरान बुत तोड़ेगा। आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, बट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अगर आप करें तो आपको यही नजर आता है। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कि आपने कहा कि अभी तक आमादगी का इजहार नहीं किया गया ईरान की जानिब से, अगर ऐसा होता है कि आमादगी का इजहार किया जाता है या फिर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो ऐसी सूरत में हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि ईरान किस हद तक जंग लड़ने की सलाहियत रखता है? देखें मुज़ाकरात अगर नहीं होते, फिलहाल तो यहाँ जैसे मुज़ाकरात नहीं है, और ये तो यही कह रहे हैं कि हम जो है जंग को कंटिन्यू करेंगे। और ये सवाल बहुत अच्छा है कि कहाँ तक जंग को कंटिन्यू कर सकता है। देखें, पार्टीज विदाउट नेगोशिएशन आगे जंग तक, मतलब विदाउट एनी बैक चैनल, विदाउट एनी, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में नेगोशिएशन तो नहीं हुई थी, तो हर जंग जो है वो नेगोशिएट नहीं की जाती। तो हो सकता है कि ईरान इसको, सवाल ये नहीं है शहरबानो मेरी नज़र में कि ईरान इसको कितनी देर तक जंग को आगे खींच सकता है। सवाल ये है कि जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, इनमें से सबसे ज्यादा सफर करने की और सबसे ज्यादा लंबा इस कॉन्फ्लिक्ट चलाने की पावर किसमें, मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस मेरे ख्याल में होना जरूरी है। ऐसे ही है। ईरान का, अमेरिका, इजराइल और जो दोस्त बरादर ममालिक जो रिफ्यूलर्स और स्ट्रेटो टैंकर्स दे रहे हैं, और जिसका ट्रम्प कह रहा है जी कि हाँ। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर हमारे साथ जो है वो कर रहे हैं काम। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि इजराइल और यूएस, इनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं उनके अंदर बहुत कमी आई है। 4 डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो गिराए गए हैं, 10 रेडार सिस्टम्स गिरा दिए, ईडब्ल्यूएस वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो बड़े बड़े पैमाने पे गिरा दिए। कतर के अंदर जो इनका सिस्टम था, जिसको आई ऑफ द मिडल ईस्ट कहा जाता था, 5000 किलोमीटर का, उसको जो है वो खत्म किया है। तो जाहिर है अभी उस वक्त इजराइल के अंदर रेडार सिस्टम जो है वो काम सही से नहीं कर रहा, बहुत वीक तरीके से आयरन डोम जो है वो चल रहा है इस वक्त। और बिल्कुल जो ऐसे हालत ही है है। वो और हमें हमने नजर नहीं देखा आ रही, है क्योंकि कि ईरान ने censorship किस तरह से लगी सब कुछ तबाह किया है और किस तरह से अभी तक डट कर मुकाबला कर रहा है। पूरी दुनिया अब इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले के हवाले कर रहे थे। इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग ने पाकिस्तान की कैसे तवानाई के बहरान की तरफ धकेल दिया है कि संगीन बहरान इस वक्त सामने आए। ईरानी जंग के बायस पाकिस्तान के, अगर हम LNG स्टॉक्स की बात करें, वो भी तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। टर्मिनल महदूद कर दिए गए हैं। दरामदी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। LPG सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो नहीं दी जा रही। और इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर अली जंजुआ जो कि लाहौर में मौजूद है। लाहौर की क्या सूरत हाल है? लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल तो मैं बताती हूँ कि सुबह से गैस कहीं पर भी नहीं है। हम घर में थे, वहाँ पर भी गैस नहीं थी, दफ्तर आए हैं, वहाँ पर भी नहीं। और जितने लोग भी हमारे साथ काम करते हैं उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी गैस भी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं भी चाय के बगैर बैठी हूँ। तो हम मुबश्शिर अली जंजुआ से बात करते हैं। मुबश्शिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? वक्त की जानिब से अचानक LPG कीमतों में इजाफे की वजह से शहरियों में किन मुश्किलात का सामना है, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
दूसरी जानिब LPG की जो पहले कीमत थी वो 270 रुपये दी जा रही थी। अब एक शॉप पे मौजूद है, यहाँ पे जो कीमत है वो 390 या 420 के राउंड अबाउट जो है आवाम को गैस की जो सप्लाई है वो मैसर की जा रही है। शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं भी अचानक से इसका रेट बढ़ने से क्या अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होगा। वाम का कुछ सोच ही नहीं रहे, अपना ही सोची जा रहे हैं, अपने गले भरी जा रहे हैं। वाम का भी सोचे, वाम गरीब है दुनिया में, इन गरीबों का भी सोचें। भाई पहले 270 पैसे, अब 400 रुपये किलो है, कहीं 450 रुपये किलो है। सवारी पैसा नहीं खर्च दी, सवारी अब भी मेरी सवारी से बाद ही टाउनशिप का वो किराया नहीं दे रही थी, कहती आप सवारी के हिसाब से जाएँ। हमें सवारी के हिसाब से कैसे वारे आए, हर महंगाई, बच्चे भूखे बैठे। अच्छा, बिल्कुल आवाम का यही कहना है कि हम यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, हमारे घर के किराए मुकम्मल नहीं हो रहे, हमसे सवारी जो है वो किराया मुकम्मल नहीं दे रही। हम अपने घर के अखराजात को देखें, यहाँ LPG के पैसों का रेट बढ़ता हुआ देखें। जी, लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, कोयटा की जानिब आगे बढ़ेंगे। मुहिबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुहिबुल्लाह बताइएगा, कोयटा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, खिते में हालिया जंगी सूरत हाल के बायस और ख़ासकर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले होने के बाद यहाँ पर कोयटा में जो है, यहाँ पर जो LPG गैस कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कोयटा का सरखुला रोड है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे सर, गैस की लोड शेडिंग है और हालिया ईरान और इसराइल और अमेरिका वार के बायस कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है? क्योंकि पहले 280 चल रही थी, अब तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये रेट तक पहुंच गया। मजबूरी है, घर में खाना पकाना है, सिस्टम है, तो इस वजह से जो है LPG लेने के लिए हम अपने परेशानी हैवी है, क्योंकि गैस प्रेशर कम हो गया तो हम मजबूर हैं इस LPG लेने के लिए। इस वजह से महंगा भी दे रहे हैं, महंगा भी हो गया। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के बायस यहाँ पर कोयटा में LPG गैस कीमतों को जो है एकदम पर लग गए। यहाँ पर 300 और अब 350 रुपये तक किलो जो है वो जा पहुँच। इसके बाद यहाँ पर जो शहरी है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये दो शहरों की सूरत हाल आपने जानी। आप पूरे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि LPG की कीमतों को पर लग चुके हैं और घरों के अंदर जो है वो गैस आ ही नहीं रही। तो लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, पहले वो देख लेते हैं। हो गया, डीजल महंगा हो गया, अब LPG में भी 60-70 का महंगाई आ गई, 60-70 रुपए का महंगाई हो गई, तो हम लोग अभी तो तंग आ गए इधर से। ये लोग सिर्फ अपना कुर्सी का चोर है और कोई आवाम का कोई नो अटेंशन हुई, बस आवाम कावे या ना कावे, पिए या ना पिए। के 400 तक पहुंच गया जी, और रेट भी मुकर्रर नहीं है। कौन 350 पे बेचता है, कौन सा कितना करते हैं, और इसका कोई टाइम नहीं मालूम हो कितना महंगा करते हैं। तो गरीब आदमी चूल्हे जला नहीं सकते हैं, गैस लाते, गैस पे महंगी हो रही है, दिन बे दिन महंगाई ज़्यादा पेशावर में। गरीब आदमी है, LP नहीं पूरी हो रही, किराया की देना किसी ने। इतनी महंगाई है, सवारी 500 देती है, 300-400 की गैस डल जाती है, 100 में क्या करेंगे। इसी पर बात करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत है मंजूर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सवाल बड़ा सादा सा है मेरा कि कब तक पाकिस्तान जो है वो दूसरों पर रिलाय करता रहेगा अपनी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। चलें, LNG तो हम दीगर ममालिक से बरामद करते हैं, लेकिन जो गैस, सुई गैस हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो तो हमारी अपनी है, तो वो क्यों नहीं हमें दी जा रही? पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी आपने बात की, मैं आपके प्रोग्राम में आपके साथ था, इसमें सारा दखल प्लानिंग का और जो लोगों को एक्सेस देना, यानी लोगों को जॉब देना और उनको इस काबिल जॉब देना कि वो अपने घर को चला सकें, वो पहले से मौजूद नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान बिलो दी पॉवर्टी, आपका वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, या दूसरे इदारे जो हैं वो, और हमें भी सड़कों पर जाते हुए, घरों में मिलते हुए लोगों से एहसास होता है कि लोगों की जो क़ुव्वत खरीद है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान को एक अच्छे प्लानर और इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है, और स्पेशली हमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स सिखानी चाहिए। अगर उन्हें वो आती होती तो आज पाकिस्तान जो है वो बेहतर सूरत हाल में होता। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, इसलिए हमारे पास स्टॉक्स भी कम होते हैं। और जो बात आपने की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास नेचुरल गैस के रिजर्व मौजूद हैं और हम घरों को भी दे सकते हैं और इंडस्ट्री को भी चला सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारे एरियाज में जो गैस है उसको टैप नहीं किया हुआ, बिकॉज ऑफ के हमारी वो, आपको पता ना, करक की साइड पे, कोहाट की साइड पे
हमारे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना अच्छी होने की वजह से काम नहीं हुआ। ये चीजें हमें पूरे जोर के साथ अपने मुल्क को ठीक करने के लिए करनी चाहिए। देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ बात होती है जब वहाँ गुर्बत होती है। आपकी तमाम जो डिफेंस फोर्सेस हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनने अच्छी बार्गेनिंग भी की है और एक हमने आर्बिट्रेशन में भी अपना मुकाम लिया। लेकिन अगर हमारे लोग भूखे होंगे और उनके पास वसाइल नहीं होंगे और वो इस चीज को समझने के काबिल नहीं होंगे तो क्या होगा? आपकी तमाम मेहनत जो है वो उस तरह क्रेडिबल नहीं होगी। पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत ये है कि हम अपने गर्दिशी कर्जों को कम करते, हमने उसको बढ़ा दिया। हमारा था कि हम अपने लोन्स को पे बैक करके आइंदा IMF में नहीं जाएंगे, हमने श्योर कर दिया कि अगली दफा भी हम IMF के पाँव में पड़े होंगे। तो अगर हम ठीक है मलिक साहब, हमें ये बताइएगा, हमारे देखने वालों को ये समझाइएगा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से पाकिस्तान में तो सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई, उसके बावजूद ये सूरत हाल है, तो मज़ीद अगर ये मामला सख्त होते हैं या जंग एस्केलेट कर जाती है खुदा न ख्वास्ता, तो कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम चाइना से हमारे पास रूट है, शायरा रेशम जिसको कहते हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। ईरान के साथ भी देखिए, LPG हमारी ईरान से आती थी और ईरान के ऊपर जो थी ऑयल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी सिवाय क्रूड ऑयल के जी। हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ माफिया बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं और वो इन चीज़ों से बेनिफिशियरी हो जाते हैं। जो आपने बात की उसमें नो डाउट हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाएगी। अगर हमारा कोई माल भी समुद्र के रास्ते आता है और समुद्र में फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो ईरान के साथ है, आबनाए हुर्मुज़ में है या खुले समुद्र में है, बहर अरब में है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाएगी, जहाज आएंगे नहीं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमीडिएटली इसको आर्बिट्रेशन में डाल के चीज़ों को सेटल होना चाहिए। पूरी दुनिया में खड़े होकर कहना चाहिए कि ये ह्यूमन क्राइसिस दुनिया में शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है हमारे सर पे। लेकिन इसके साथ हमें अपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग ये करनी चाहिए कि आपके पास, जैसे हम बार बार कहते हैं कि 25 करोड़ की आबादी है, तो 5 आदमियों पे अगर एक कमाने वाला भी हो तो वो 5 करोड़ जॉब चाहिए आपको। और फिर वो जॉब इस काबिल होने चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, वो अपना मेडिकल करा सके, वो ट्रांसपोर्ट ले सके। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, जो हमारे अपना पॉलिटिशियंस हैं, वो सबको ये समझना चाहिए कि ये मुल्क सिर्फ इंसानों के लिए है और इंसानों के लिए ही हमें तरक्की के मनाजिल देखनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे एरर्स हैं, उसमें माफियाज के लिए हाईली पोटेंशियल है। जो लोग पैसा कमाते हैं उसको हमारे जो FBR के इदारे हैं टैक्सेशन में रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोग खुल के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यानी मुकम्मल तौर पर हमें एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए और दीगर मामलों को बेहतर बनाने के लिए एक प्रॉपर हिकमत अमली की जो अभी भी कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मंजूर मलिक साहब मर्द मौजूद थे, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में मुकीम अफगान महाजरीन की मरहलावार वापसी के लिए तुरखम बॉर्डर को जुज़वी तौर पर खोलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत पहले मरहले में पेशावर, कोहाट और हरीपुर की जेलों में कैदान 2000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जाएगा, जिनकी देखभाल पर रोज़ाना लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन कैदियों को पहले नासिरबाग कैंप मुंतकिल करके उनके रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बाकायदा काफिलों की सूरत में वतन रवाना किया जाएगा। वापसी के इस अमल को पुरअमन बनाने के लिए जमरूद से तुरखम बॉर्डर तक खैबर पुलिस के तहत सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर काफिला बाहिफाजत सरहद पार कर सके। कैदियों की मुंतकिल के बाद दूसरे मरहले में मुहाजिर कैंपों में मुकीम अफराद, जबकि तीसरे मरहले में शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जाएगा। इस पर जहांजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा सुनो न्यूज़ तुरखम बॉर्डर पर, उनसे मजीद जानते हैं। जहांजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मौजूद हूँ ज़िला खैबर में वाक़ पाक अफगान शाहराह पर। ये रास्ता जो कि अफगानिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी की वजह से इस जो तुरखम गेट है वो बंद कर दिया गया था। उसके बाद फरवरी के महीने में उन अफगान महाजरीन के लिए ये मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया, जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, जिसकी वजह से वो गैर कानूनी अफगान महाजरीन जो पाकिस्तान में मुकीम थे उनके खिलाफ ऑपरेशन और कार्रवाई भी बंद कर दी गई है। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इनके खिलाफ कार्रवाई करके तकरीबन 2200 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम इन अफगान महाजरीन को जेलों में भेज दिया गया था। आज हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है
कि इन अफगान महाजरीन को अपने वतन वापस भेजने के लिए पाक अफगान जो तुरखम गेट है उसको खोला जाए। पहले मरहले में उनको अफगानिस्तान भेजा जाएगा। इसके बाद वो अफगान महाजरीन जो कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और होल्डिंग कैंप में मुंतकिल करने के बाद वहां पर ये बायोमेट्रिक करके इनको दोबारा अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहाज़ेब खान, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तुरखम बॉर्डर जुज़वी खोलने का फैसला सूबे में सिक्योरिटी के लिए किस हद तक मौसर साबित होगा, और अफगान महाजिरीन की वापसी मरहलावार अमल हम देख रहे हैं ये किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? और वैसे भी हम देख रहे हैं कि वसाइल पर ये कितना बड़ा बोझ है जो सारा पैसा उन पर अभी तक लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, आपने खुद ही इससे पहले आप पाकिस्तान के अंदर मौजूदा वसाइल की बात कर रही थी और उसमें आपने पाकिस्तान में जो गैस की कंडीशन है, जो पेट्रोल की कंडीशन है और जो बाकी अशिया खुद नवेश की कंडीशन, वो आपने टच किया उसको। तो पहली बात तो ये है कि जितने ये लोग पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, साफ जाहिर है अगर आप बाकी चीज़ों को छोड़ दे तो वो वसाइल भी इस्तेमाल करेंगे, गैस भी उनको चाहिए होगी, अपना पेट्रोल भी उनको चाहिए होगा, तो वो जो कुछ वो इस्तेमाल करेंगे इससे पहले भी जो इस्तेमाल करते रहे वो है एट द कॉस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। अभी आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं खासतौर पर खलीजी ममालिक हैं जिन्होंने अपने जो वीजे इशू किए हुए थे लोगों के लिए या जॉब्स के लिए बाकी उनके लिए, उन्होंने वो तमाम के तमाम कैंसिल कर दिए हैं, सीइंग इन फ्यूचर कि जब वो लोग आ जाएंगे तो चले वो अपनी नौकरी तो करेंगे लेकिन जो वसाइल उन ममालिक के अंदर मौजूद है वो उस पर भी बर्डन होंगे। तो पहली बात तो ये है कि जितने लोग यहाँ ज्यादा रहेंगे इस किस्म के वो पाकिस्तान के वसाइल पर बर्डन होंगे। दूसरी चीज हम बड़े अरसे से कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातें जितनी हो रही हैं वो तमाम की तमाम अफगानिस्तान के अंदर प्लान की जाती है। अफगानिस्तान के अंदर जो एक नेक्सस है ऊपर जो बैठा हुआ है स्मगलर्स का और क्रिमिनल्स का, जो अपने आप को एक हुकूमत कहता है, वो उनको फाइनेंस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उसके हिसाब से वहां से जो लोग आते हैं दहशतगर्दी के लिए, जैसे अभी इमाम बारगाह पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई थी वो दाइश का आदमी जो है वो कुन्नर से होके आया था, तो फिर वो अफगानिस्तान में अपना पेशावर में या नौशेरा में उन जगहों पे रहे जो ये अफगान महाजिन की इलीगल अफगान महाजिन की अफगान महाजिन की बस्तियां थी या उनके क्वार्टर। तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हुई इन अफगान महाजिन की वजह से, चाहे वो लीगल थे या इलीगल थे, ये अलग डिस्कशन। जो इलीगल थे वो तो आपको पता है इसलिए भी आए थे कि यहाँ से अमेरिका बहादुर ने कहा था कि यहाँ जो अफगान महाजिन आए हैं जिन्होंने हमारे साथ वहाँ पे अफगानियों ने काम किया है वो यहाँ मौजूद, आप उनको ना भेजे। इससे पहले पाकिस्तान ने भेजने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी आप ना भेजे इनको हम ले जाएंगे। अब उसके बाद जब अमेरिका में अटैक हो गया कि अफगान महाजिर एक अफगान उसमें इन्वॉल्व था तो ट्रम्प ने कह दिया कि हम किसी को अंदर नहीं लेंगे। अगर वो भी नहीं लेंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर कौन सी तुक बनती है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हिसाब से और पाकिस्तान के ऊपर उसके साथ साथ जो ये वसाइल पाकिस्तान के इस्तेमाल करते हैं, इनके ट्रक चलते हैं, इनके कंटेनर चलते हैं, ये बिजनेस करते हैं, रेडियां चलाते हैं, वो भी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा धचका है और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो बड़े अरसे से ये डिमांड की जा रही थी कि इसमें जितने अफगान महाजिन है, अब अफगानिस्तान के अंदर एक हुकूमत है, वो आप चाहे स्मगलर्स की है, चाहे क्रिमिनल्स की है, चाहे वो दहशतगर्दों की। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, अभी हमने देखा कि हालिया रमज़ान में भी हम इनके साथ जंग ही लड़ रहे थे, बल्कि उसके अलावा हमारे जो जवान हैं वो तो हर वक्त हालत जंग में बैठे हुए हैं। तो इस सारी सूरत के बाद इस तरह से उनके लोगों को बाहिफाजत पहुंचाना कितना गुड जेस्चर है पाकिस्तान की जानिब से और कितना पॉजिटिव रिस्पांस है? बिल्कुल, हमने तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। आपने देखा कि इन तमाम दहशतगर्दी की वारदातें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी उसमें पाकिस्तान बड़े अरसे तक, बल्कि मैं एक बड़ा कैटेगोरिकली आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इवन इस पे ये जो नई हुकूमत के आने के बाद से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, जिससे हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी आप हमें एश्योर कराएं कि आपकी सरजमीन जो है, 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का रहा। पाकिस्तान ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेके चला, बाईलैटरल ट्राईलैटरल, चाइना को कहा, सऊदी अरब को कहा, तुर्किया को कहा, कतर को कहा, वहां लाके इनको बिठाया और मास्को डायलॉग में लाके बिठाया और तमाम लोगों ने ये डिमांड की कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इतना हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा, लेकिन उस तहम्मुल मैं समझता हूँ उस सब्र और तहम्मुल का ये जो अफगानिस्तान के अंदर एक क्रिमिनल्स की हुकूमत बैठी हुई है, जो चोर और चक्के और डाकू हैं, उन्होंने इसका गलत मतलब लिया। वो समझे कि पाकिस्तान वीक है,
और पाकिस्तान बस ये अल्फाज ही कहता रहेगा, कोई फिजिकल एक्शन करने की उनकी हिम्मत नहीं है, तो फिर कहते हमारे मजबूरी हमें वो काइनेटिक ऑपरेशंस करने पड़े जो पिछले दिनों में जिसकी रिफ्लेक्शन आपने देखी, यहाँ जाके उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। अब इसके साथ साथ आपने जिस तरह कहा और जो इक़दाम KPK के अंदर हो रहे हैं और जिस तरह इन लोगों की सेफ रिटर्न को इंश्योर किया जा रहा है, ये एक और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान के एक इनिशिएटिव, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके जरिए आप लोगों की जानों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि ये महाजिन ये लीगल हैं गैर कानूनी, लेकिन जब अपने मुल्क में जाएं तो उससे पहले इनके ऊपर कोई ऐसी बात हो जिससे हमारे मुल्क के ऊपर आवाजें उठ रहे हैं, पाकिस्तान ने उसके भी अरेंजमेंट कर ली है। इससे ज्यादा और सिक्योरिटी सेफ्टी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पाकिस्तान का जो रिस्पांस दिया गया है ये बता रहा है कि पाकिस्तान कितना पॉजिटिविटी को पसंद करता है, अमन पसंद है। अच्छा, हमने देखा कि जब ये पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमले किए गए तो ऐसी सूरत में कुछ सोशल मीडिया पर लोग इंतशार फैला रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की जानिब से उनके अस्पताल पर हमला किया गया और वहाँ पर बड़े मरीज़ थे। जो आप क्या समझते हैं, ये खबर जो थी ये हकीकत पर मबनी थी या फिर ये सारी बातें झूठी फैलाई जा रही हैं? मैं आपसे एक बात बहुत वर्ड ऑफ अथॉरिटी भी कहता हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत अरसा फौज के अंदर नौकरी की है और अपनी तमाम नौकरी में हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत डिप्लॉयड रहे हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर, एक ट्रेडिशन प्रिवेल करती है, जैसे भारत के साथ अगर हम लाइन कंट्रोल पे थे कि हम किसी भी तौर से मजहबी दिनों में हम अपने दुश्मन पे फायर नहीं करते, कोई उनके जख्मी होता है, जख्मी होके ले जा रहे होते हैं उसके ऊपर फायर नहीं करते, जैसे जमाना अमन चल रहा है, कोई ओपन वॉर नहीं चल रही है। तो इसी तरह जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हमेशा इंस्ट्रक्शंस है कि आप किसी भी सूरत में किसी मेडिकल फैसिलिटी को, किसी स्कूल को या किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इबादत खाने उनको टारगेट नहीं करेंगे। अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी अस्पताल पे हमला। आई एम वेरी क्लियर इन माय कॉन्सेप्ट एंड आई एम टेलिंग यू दैट कि किसी तरह सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी अस्पताल को टारगेट बनाया गया। और ये फर्दर अथेंटिकेट हो जाता है जब जिस जगह को फायर किया गया वो था फीनिक्स कैंप जी। और फीनिक्स कैंप वो जगह थी जहां पे एक तो ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे थे और दूसरी बात जितने ये दहशतगर्द हैं DLA, DRA, KP, इन तमाम के जो लीडरशिप है वो वहां आके बिल्कुल। और ये सवाल पूछने का मकसद भी ये था ब्रिगेडियर साहब के लोगों तक ये शाऊर पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, सिविलियंस को पाकिस्तान की जानिब से निशाना नहीं बनाया जाता। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ये नया नगमा खेलेंगे बैट पर ये लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको सुनाया। शायकीन के जोश और जज्बे की हम बात करें तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हाफिज़ इमरान साहब। इमरान साहब, ये नगमा आपने भी सुना, इसमें हमने देखा कि आतिफ असलम साहब मौजूद हैं, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स की शमूलियत। आप क्या समझते हैं, कैसा लगा आपको? एक तो ये नगमा और दूसरा इफ्तिताही तकरीब मनसूख होने से टूर्नामेंट के माहौल पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक नगमे का ताल्लुक है, पाकिस्तान के नुमाया गुलकार हमेशा से 10 बरसों से इसमें अपना किरदार अदा करते रहे हैं। कभी पसंद आता है लोगों को, कभी नहीं आता, लेकिन पूरा महीना 1.5 महीना जब चलता है तो फिर जिनको नहीं पसंद आता उनकी भी पसंदीदगी बदल जाती है, जो नापसंदीदगी है वो पसंदीदगी में बदल जाती है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि इफ्तिताही तकरीब नहीं हो रही है, तो ये हालात ऐसे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें कम करना पड़ी हैं और उसमें एक इफ्तिताही तकरीब भी है। इफ्तिताही तकरीब भले ना हो, लेकिन अगर क्रिकेट अच्छी हो जाए, पाकिस्तान के कुछ नौजवान क्रिकेटर्स बेहतर खेल का मुजाहरा करें, जहां से वो पाकिस्तान की टीम में मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेल पाएँ और ये मकामी टैलेंट आज कल जब ये शुरू होगी लीग, इसमें अपना असर दिखाए, तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत इस वक्त इसी चीज़ की है कि आपके मकामी खिलाड़ी कितना अच्छा खेल पेश करते हैं, वो किस तरीके से उस खला को पुर करते हैं जो इस वक्त हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आ रहा है इस फॉर्मेट के जरिए, इस फॉर्मेट में, इस टूर्नामेंट के जरिए। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी रहेगी या जो दिलकशी है या जो तवज्जो का मरकज है वो ये पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स होंगे। अब किसको कितना मौका मिलता है ये देखने की बात है, लेकिन लीग की इस 10वें या 11वें एडिशन में कामयाबी का बहुत दारोमदार पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स पर है और उनको बेहतर खेल पेश करना पड़ेगा, बेहतर मौके अगर उनको मिलते हैं तो। जी ठीक है।
आपने एक तो ये नहीं बताया कि आपको नगमा कैसा लगा, और दूसरा ये कि आप किस टीम के साथ हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपका तज्जिया जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो आप समझ सकते हैं कौन से प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करेंगे। आप क्या इस बारे में कहेंगे? देखिए, डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीम आपको ऑन पेपर्स अच्छी नज़र आ रही होती है, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट आगे बढ़ता है कुछ प्लेयर्स क्लिक कर जाते हैं, कुछ अच्छा खेलते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन वो टूर्नामेंट के दौरान उनकी फॉर्म चली जाती है, वो अच्छा नहीं खेल पाते हैं। 2-3 मैचेस जब हो जाते हैं तो कुछ पिक्चर क्लियर होना शुरू होती है कि कौन सी टीम किस अंदाज से खेल रही है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक अपनी पसंदीदगी का है, तो हम चूँकि लाहौर में बैठे हैं और लाहौर कलंदर्स ही को हम सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की एक फॉर्मेट के कप्तान भी वहाँ पर हैं, पाकिस्तान के कुछ नौजवान क्रिकेटर्स भी वहाँ से नज़र आते हैं। तो वो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, 3 मरतबा उन्होंने 10 में से ट्रॉफी जीती है। अब देखते हैं कि वो दिफा करते हैं ये कामयाबी के साथ या नहीं करते हैं। वो टीम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बाकी देखना यह है कि मुकाबले कैसे होते हैं। देखिए, ये जितना भी इस वक्त जितनी भी बात हो रही है ना टीमों की कारकर्दगी के एतबार से, आप पिछले सीजन में, मेरा ख्याल है उससे पिछले सीजन में 4 या 5 मैच इस्लामाबाद ने मुसलसल जीते और उसके बाद वो टीम बिल्कुल तितर बितर हो गई, बिखर गई, नजर ही नहीं आई। तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर कोई टीम बेहतर खेलती है तो फिर उसको उस मोमेंटम को कैरी करना है। और अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से जो खेले हुए हैं, वो भी जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो भी अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने हुए हैं, दुनिया में उनका नाम है, मकाम है। वो किस तरीके से यहाँ पर खेलते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कितना परफॉर्म करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, ये एक मिक्सचर है दोनों का, लोकल का और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका। तो जो टीम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने कॉम्बिनेशन को बनाएगी और जिसकी चीजें जल्दी फिक्स हो जाएंगे, उसके लिए जीत के और बेहतर क्रिकेट के इम्कान बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मौजूदा हालात में पाकिस्तान क्रिकेट को PSL इवेंट से आप क्या समझते हैं, क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और ये कितना ज़रूरी है कि हम इस तरह के टूर्नामेंट्स करते रहें? देखें, एक तो यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माली एतबार से खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहा है। 2016 में जब ये लीग शुरू हुई थी, उस वक्त से लेकर अब तक आप इसके अगर माली मामलात को देखते हैं तो ये वाज़े तौर पर इसका फ़र्क महसूस किया जा सकता है कि जब 2015 में इसका काम शुरू हुआ, नजम सेठी साहब उस वक्त एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन थे, चेयरमैन PCB शहरयार खान थे, और नजम सेठी साहब ने कई मरतबा ये कहा है अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से ये नहीं चाहता था कि PSL का इनेकाद। वो अकेले थे और उन्होंने इस काम को शुरू किया और फिर उनका साथ दिया उन 5 फ्रेंचाइज मालकान ने, जिसमें लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा के लोग शामिल थे फ्रेंचाइज मालकान। इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और उन 10 वर्षों में अगर आज हम देखते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग आज उस सतह पर आपको माली एतबार से नजर आती है कि वो ICC से जो सालाना रेवेन्यू आया उसके करीब करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहा है। तो पाकिस्तान माली खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे इसका दूसरा पहलू है कि अगर आपको पैसे आ रहे हैं, क्या वो आप पैसे क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, अपने मुल्क में क्रिकेट के मायार को बुलंद करने के लिए खर्च कर रहे हैं उस अंदाज में, तो ये एक डिबेटेबल चीज़ है। यहाँ पर वो आप कहें कि अमल दरामद उस तरीके से होता हुआ नजर नहीं आता। अब अगर हम माली खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं इस ब्रांड को लेकर, इस क्रिकेट T20 फॉर्मेट, इस लीग की वजह से, तो फिर हमें यह देखना है कि आज क्यों पाकिस्तान की टीम टॉप 5 टीम्स में नहीं है T20 फॉर्मेट में। अगर आप देखते हैं आपके पास ना कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ना आपके पास कोई स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, ना आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको नजर आता है, ना आपका कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ना आपके पास कोई विकेट कीपर बैट्समैन है। तो आपकी टीम तो बिल्कुल हिली हुई है अपनी जगह से। कोई फास्ट बॉलर्स आपको नजर नहीं आते कि यार कौन पाकिस्तान के लिए तसलसल के साथ अच्छा खेल पेश कर सकता है। तो अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, PSL से माली फ़ायदे अपनी जगह पर, लेकिन इसका दुरुस्त समत में इस्तेमाल और अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए T20 में, वनडे में और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी संजीदगी के साथ इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस वक्त तो सारे के सारे लगता है चूँकि मोहसिन नकवी साहब के असर में हैं और उनकी वजह से सब चुप जाते हैं, क्योंकि वो उनको माली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा हो रहा है। वो समझते हैं शायद बॉस बहुत बेहतर जगह पर मौजूद हैं और हमें किसी ने पूछना नहीं है। तो ये जो नीचे के लोग हैं, जो डोमेस्टिक को चला रहे हैं, जो मीडिया को चला रहे हैं, जो आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को देख रहे हैं, इन सबको भी तो अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा करना है कि या सिर्फ इन्होंने छुपे रहना है नकवी साहब के पीछे। वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, PCB में पैसा आ रहा है, तो ये जो पैसा नीचे दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल होना है। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस की गई है हमारी टीम की जानिब से, लोग जो हैं खासे मायूस दिखाई दिए हैं, जितने भी शायकीन क्रिकेट थे। तो आप क्या समझते हैं
इससे भी वज़राई में फ़र्क पड़ेगा, PSL के मैचेस के हवाले से व्यूअरशिप पे भी फ़र्क पड़ेगा या नहीं? और दूसरा, नए खिलाड़ी जो हैं क्या हमें मिलेंगे? देखिए, व्यूअरशिप अब चूंकि एक तो स्टेडियम में नहीं है, तो बहुत ज्यादा फिर लोगों ने जुड़ना है टेलीविजन के साथ या फिर अपने मोबाइल फोन के साथ, जहां जहां पर उनको इसकी रसाई होगी, जहां जहां वो देख सकते होंगे। तो ये व्यूअरशिप तो बढ़नी चाहिए। उस व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए भी आपको क्वालिटी क्रिकेट की जरूरत है कि आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो अच्छी क्रिकेट अगर आपको देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली आपके नंबर्स बढ़ सकते हैं। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि लोगों के पास तो तफरी नहीं है, वो तो इस पाकिस्तान की टीम हालांकि हार रही है बैन अवी सतह पर, उसके बावजूद स्टेडियम भर जाता है। तो उसकी वजह ये नहीं है कि लोग मतलब है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हारते हुए भी देखते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तफरी के भूखे हैं, उनको मिलती नहीं है तो वो स्टेडियम तक आ जाते हैं। लेकिन कोई भी मुल्क किसी भी जगह पर मुसलसल हार को तस्लीम नहीं कर सकता, कबूल नहीं कर सकता। जहां तक ताल्लुक नौजवान खिलाड़ियों का है तो ठीक उन है, बहुत नौजवान ज़बरदस्त बात खिलाड़ियों को आपने जो की कि लोग जो हैं वो सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, वो तफरी को देखना चाहते हैं, इनसे मायूस हो चुके हैं। कल जो है वो पहला मैच है, देखना ये होगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ इमरान साहब, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।